झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने वर्चुअल बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर किया विचार विमर्श। अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीज वितरण कार्यक्रम का किया ऑनलाइन शुभारंभ। किसानों को ससमय बीज और खाद उपलब्ध करने पर दिया बल। कहा, माइक्रो लेवल पर बीज वितरण की होगी मॉनिटरिंग। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हो रहा आयोजन। विभिन्न बेंचों के माध्यम से सुलहनीय मामलों का किया जा रहा निष्पादन। और पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने देवघर में संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। खूंटी और जमशेदपुर में समर कैंप की शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। मतगणना के ताजा रुझानों में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना चल रही है, जिसमें भाजपा ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस नए भवन का उद्घाटन कर सकती हैं। इस बीच उद्घाटन समारोह की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र ने एक वर्चुअल बैठक के दौरान इससे जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इस वर्चुअल बैठक में राज्य के आलाधिकारी भी शामिल हुए। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि विकास किसान कल्याण के कार्यों को तेज करने का संकल्प दोहराया है। बीज दिवस के अवसर पर बीज वितरण कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बीज का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ ब्लॉकचेन तकनीक से किया जाएगा और माइक्रो लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरी समर्पण की भावना से काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने की भी हिदायत दी। कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोड्डा और चतरा समेत कई जिलों के किसानों से संवाद भी किया। पिछले साल भी 12 मई को बीज दिवस मनाया गया था। अमूमन 25 मई से बीज बुआई का काम शुरू होता है, लेकिन डिपार्टमेंट ने हम सब ने निर्णय लिया कि हम लोग कुछ पहले करके करें ताकि किसानों को इसमें ज्यादा भरोसा हो। और उस तरह का कार्यक्रम आज हमने दूसरा लगातार साल किया। हमने किसानों के साथ संवाद किया, हमने अपने पदाधिकारी के साथ संवाद किया, हमने ग्राउंड लेवल की रियलिटी को जाना। डिमांड जगह पर अपने आप को पहचान बना लिया है सर। विभाग भी इनको सहयोग किया है। ये सर आपसे मिलना चाहते हैं सर। जोहार। जोहार जोहार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय दांगी है सर। श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल हजारीबाग में 20 सूत्री एवं जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लिया और विकास कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। इस दौरान कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों तथा चेक का भी वितरण किया गया। जो भी हम लोग पिछले बैठक में जो निर्णय लिए थे 99% ठीक, और आज भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जब तेजी गति से विभिन्न विभागों में काम हो। सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, खर्च होना चाहिए। सर, कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया है आपने? योजना तो उद्घाटन भी करना, शिलान्यास भी करना है, देखना कि धरातल पर काम है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करना जरूरी है। आज
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बेंचों के माध्यम से सुलहनीय मामलों पर निष्पादन किया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय परिसर समेत विभिन्न जिला अदालतों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इधर बोकारो न्याय सदन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति में इस दौरान लाभुकों के बीच चेक का भी वितरण हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। झालसा के निर्देशानुसार झालसा के तत्वाधान में TLSA बोकारो के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर वादकारियों के आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे भी मुकदमे जो कि न्यायालय से बाहर सुलझाए जा सकते हैं, उनका भी निस्तारण किया जा रहा है और सरकार की विभिन्न योजनाओं को उनके लाभुकों तक पहुंचाने के भी उपाय किए गए हैं। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की विस्तारित ED रिमांड आज से शुरू हुई है। ED जमीन घोटाले के अनुसंधान के सिलसिले में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इसकी तह तक पहुंचा जा सके। इससे पहले उन्हें ED ने 6 दिनों की रिमांड पर लिया था, जिसकी अवधि कल खत्म हो गई थी। इस बीच अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान से जुड़े मामले में CBI ने मुंबई NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत 4 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करते हुए इस सिलसिले में अनुसंधान शुरू कर दी है। इस मामले में रांची समेत 29 ठिकानों पर CBI ने छापेमारी भी की है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ED से अनुरोध किए हैं कि वह जमीन की जालसाजी और कब्जा दिलाने के मामले की शिकायत पर और गहराई से छानबीन करें। श्री मरांडी ने कहा कि वे शुरू से कहते रहे हैं कि यह काम सिर्फ दलालों और जालसाजों के बस की बात नहीं है। इसमें कुछ पुलिस के लोग भी बराबर के हिस्सेदार और गुनहगार हैं। ED लाभ लेकर सहयोग देने वाले ऐसे पुलिस वालों को भी चिन्हित करते हुए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की समान रूप से कार्रवाई करे। रांची में कल एक युवती की गोली मारकर हत्या पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार में बेखौफ अपराधियों के कारण झारखंड में जंगल राज कायम है। उन्होंने कहा कि जब राजधानी का यह हाल है तो प्रदेश का क्या हाल होगा। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज रांची के मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के संगठन विस्तार समेत विभिन्न विषयों पर दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को राजनीति बता रहे हैं, जबकि वह शुद्ध रूप से सामाजिक और आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस के खिलाफ झारखंड में और खास करके जमशेदपुर में नहीं खड़ा होंगे और लोगों में ये धारणा जाएगी कि साहब ये तो नूरा की कुश्ती कर रहे हैं, ये मिले जुले हैं। जमशेदपुर में खास करके एक ऐसी जमीन तैयार हो रही है जिसमें सरकार और विपक्ष मिले जुले हैं। मैं जो आरोप पत्र माननीय राज्यपाल जी को भेजूंगा उसमें इन सारी बातों का भी जिक्र रहेगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो एक हिस्सा है जो जमशेदपुर से नियंत्रित है, वह हिस्सा साफगोई के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पलामू के सांसद वीरीराम की पहल पर इस प्रमंडल में लगातार रेल यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत उटारी रोड रेलवे स्टेशन पर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में वीरीराम भी शामिल हुए और उन्होंने कल रात 10:20 पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कटिहार से रांची के बीच कटिहार रांची कटिहार समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 18 मई से 29 जून तक प्रत्येक गुरुवार को कटिहार से प्रस्थान करेगी।
उसी प्रकार ट्रेन संख्या 05761 रांची कटिहार समर स्पेशल ट्रेन 19 मई से 30 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से प्रस्थान करेगी। रेल मंत्रालय ने इसके अलावा विशाखापत्तनम बनारस विशाखापत्तनम समर स्पेशल ट्रेन भाया रांची के परिचालन अवधि में भी विस्तार किया है। संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता का कल देवघर के कुमैठा स्टेडियम में विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मौके पर बैंड पार्टी के साथ सभी टीमों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान आतिशबाजी भी हुई, साथ ही बैलून और गुब्बारा भी उड़ाया गया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल समेत कई गणमान्य लोग और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। खूंटी के बिरसा महाविद्यालय परिसर में 7 दिवसीय बिरसा आर्चरी और शूटिंग समर कैंप चल रहा है, जिसमें सभी प्रतिभागी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां कई मायनों में यादगार हुआ करती हैं। ये वो समय होता है जब पठन पाठन से अलग कुछ नया करने के लिए समय ही समय होता है। गर्मी की छुट्टियों को सार्थक बनाने के लिए खूंटी के बिरसा महाविद्यालय परिसर में आजकल 7 दिवसीय बिरसा आर्चरी और शूटिंग समर कैंप चल रहा है, जिसका कल उद्घाटन हुआ। मैं सर अभी एडिक्शन से नहीं है सर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 94 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राधेश्याम सिंह ने इस समर कैंप का उद्घाटन करते हुए बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास पर बल दिया, साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खेल के मैदान में सफलता हासिल करने के टिप्स भी दिए। उदाहरण हम सभी के सामने आता है। एकलव्य की जो उसके निश्चय तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ बनने की कला थी, सर्वश्रेष्ठ बनने का जो जुनून था, उस जुनून ने प्रैक्टिस कर करके व्यक्तिगत तौर पे अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि तत्समय के जो महान आर्चर थे उनसे भी आगे निकल गए। समर कैंप के प्रशिक्षक अनुज कुमार ने बताया कि खूंटी में पहली बार राइफल और पिस्टल शूटिंग समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका बच्चे बच्चियां लाभ उठा सकेंगे। और बच्चों को यहाँ पे सही से ट्रेंड किए हुए और साथ में नेशनल इंटरनेशनल क्वालिफाइड जो प्लेयर है वो उनके द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा और बच्चे को बेसिक जानकारी से लेकर अन्य तरह से मनोरंजन के प्रोग्राम भी रखा गया है। इस शिविर में 20 से अधिक बच्चे बच्चियां हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें अन्य विधाओं के साथ ही योगासन और मेडिटेशन की भी जानकारी दी जा रही है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। टाटा स्टील के समर कैंप का कल शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। भीड़ में मम्मी को खोज ही ली आखिर, है ना। आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स, तो सभी को ड्रीम बहुत जरूरी है। अंटिल इनिशिएटिव रहे स्पोर्ट्स का, इट इज नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कोचेस के साथ मिलकर यूनियन मैनेजमेंट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे खुशी है कि पेंडेमिक के कारण हम लोग वर्चुअल कर रहे थे और लास्ट ईयर कुछ स्टार्टिंग में पिकअप हुआ और कुछ लास्ट ईयर भी 2,000-2,500 बच्चे रजिस्टर्ड थे, इस बार 3,000 से ऊपर हैं। और इस बार हम लोगों ने कुछ प्लान ऐसे किया है कि सब कुछ जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ना हो, कुछ जैसे आपने सुना हेमंत गुप्ता बता रहे थे कि NTHA जो हॉकी अकेडमी वहाँ भी होगा, PGS कॉलोनी में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और कुछ क्लब्स के साथ भी जुम्बा वगैरह कनेक्ट किया है। तो आई थिंक ये बहुत होलसम समर कैंप का प्लान है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक जमशेदपुर के पप्पू सरदार हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी माधुरी दीक्षित का 56वां जन्मदिन 14 मई की रात और 15 मई को दिन भर अनोखे अंदाज में मनाएंगे। उन्होंने बताया कि माधुरी दीक्षित की माता स्नेहलता का निधन 12 मार्च को हो गया था, जिस कारण इस वर्ष जन्मदिन का केक नहीं काटा जाएगा। उनके जन्मदिन पर केवल भक्ति रस की बयार बहेगी। दूसरा बार होगा जो केक नहीं कटेगा, एक कोरोना काल में नहीं कटेगा, कोरोना काल में नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा केक। और दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सुना है, हम लोगों को क्या करना है,
क्या ऐसा करना है जिससे कि लगे कि एक अलग कुछ हो रहा है। और इस बार ये सोच समझ लिए बैठे बैठे दिमाग में आया, जब रात में हम लोग बैठते हैं, भाई बहन बैठते हैं दोनों, तो उस टाइम हम लोग बात करते हैं कि क्या करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। एक दौर था जब कृषि कार्य सिर्फ पुरुषों के जिम्मे होता था, लेकिन परंपरागत खेती की जगह पर तकनीक आधारित कृषि ने इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ विभिन्न संगठन भी लगातार काम कर रहे हैं। एक समय था जब महिलाएं कृषि क्षेत्र में सिर्फ बुआई, निराई और कटाई का काम करती थी, लेकिन नई नई तकनीक आने की वजह से कृषि कार्य आसान होने लगा और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने लगी। ड्रिप इरिगेशन, मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, फर्टिलाइजर मशीन और सीड ड्रिल मशीन जैसे उपकरणों की वजह से महिलाओं का काम काफी आसान हो गया है। खेती भी बहुत अच्छी तरीके से होती है और इसके पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ और मैं भी अपने खेत में ये स्प्रिंकलर और ड्रिप का लगवा चुकी हूँ और इसे खेती भी कर रही हूँ। पुरुष लोग ही खेती किया करते थे, लेकिन साथ में अब महिलाएं भी बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा भाग ले रही हैं और महिलाएं भी ज्यादा जोर शोर से अपना ध्यान दे रही है खेतीबाड़ी करने में, जिससे अभी पुरुष लोग भी जाते हैं खेती उती के लिए, लेकिन पुरुष के अलावा महिलाएं अभी बहुत ज्यादा ध्यान दे करके करती भी हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी ग्रामीणों को इस दिशा में जोड़ने के लिए काम कर रही हैं। मैत्री फाउंडेशन और वेदांता की ओर से अलग अलग पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों का मैक्सिमम नुकसान हो जाया करता था। अभी क्या है कि जो किसान एक एकड़ में 10,000 20,000 रुपए भी नहीं कमा पाते थे, वो एक एकड़ में लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक आमदनी हो रही है। और हम किसानों को कहना भी चाहेंगे कि जल है तो कल है, एक स्लोगन भी है कि जल है तो कल है। और जो जितनी भी समस्याएं पूरे भारतवर्ष में पानी के ऊपर हो रही है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो एक ऐसी स्कीम है जो जल संरक्षण के लिए बहुमूल्य चौमुखी झारखंड के लिए योजना बन रही है। इससे बढ़िया कोई योजना नहीं है। आज के टाइम के अंदर जो पानी की बचत है, खाद की बचत है, किसानों की आय दुगनी करने की जो बात है, इस योजना से हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आ रहा है। कृषि कार्य में नई तकनीक आने की वजह से किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा हो रहा है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं वर्ग की भागीदारी अधिक देखने को मिल रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में लगातार कृषि प्रक्षेत्र का विकास हो रहा है और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने एक फोटो साझा करते हुए जानकारी दी कि वर्ष 2023-24 के रबी मार्केटिंग सीजन में अब तक 252 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 47,000 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जा चुका है। भीषण गर्मी और सूर्य की तपिश से समूचा राज्य झुलस रहा है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। वैसे कुछ दिनों से अधिकतम तापमान के मामले में गोड्डा शीर्ष पर बना हुआ है। राज्य के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसने सभी को परेशान कर रखा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद से अगले 2 दिनों तक तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मतलब साफ है कि अभी गर्मी और लोगों को तंग करेगी। राहत की बात यह है कि 16, 17 और 18 मई को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में हजारीबाग समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री एवं जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को विभागीय कार्यों एवं जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करने का निर्देश दिया। इस दौरान कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों तथा चेक का भी वितरण किया गया।
गुमला में 20 से 25 मई तक जिला और प्रखंड स्तर पर रागी उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए इस वर्ष किसानों के प्रस्ताव के आलोक में 11,000 हेक्टेयर में रागी की खेती करने के लिए 500 क्विंटल रागी बीज वितरित की जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला के उपायुक्त ने रागी लड्डू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर नमो क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। श्री सेठ ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि रांची में क्रिकेट की अपार संभावनाएं हैं। हमने क्रिकेट जगत को MS धोनी सा सितारा दिया है। भविष्य के सितारों के सपने को सच हो सके, इसलिए नमो क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। देवघर में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या, मारपीट और दहेज प्रताड़ना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। धनबाद में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत JSL-PS के टुंडी आजीविका महिला संकुल संगठन के तत्वाधान में संकुल संगठन टुंडी के कार्यालय में सक्षम केंद्र का शुभारंभ किया गया। धनबाद में अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ अभियान अनवरत जारी है। इस क्रम में पुलिस और CISF के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ रेलवे साइडिंग एरिया में छापेमारी की गई। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गंगा समिति के सदस्यों के साथ क्लीन गंगा परियोजना अंतर्गत आगामी दिनों में जिले में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा के विषय में विचार विमर्श किया गया। कोडरमा उपायुक्त अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के दूर दराज से पहुंचे आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उपायुक्त ने शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित कर उनका निराकरण करने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने पाकुड़ जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने जेल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। न्यायमूर्ति प्रसाद ने पुरुष एवं महिला कैदियों के साथ वार्तालाप कर उनकी समस्याओं और परेशानियों को भी जाना तथा जरूरी हिदायत दी। देवघर में मिजिल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर जिले में आज भी विभिन्न प्रखंडों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि 9 माह से 15 वर्ष तक सभी बच्चों को 100% टीके से आच्छादित किया जा सके। गढ़वा जिला सभागार में उपायुक्त ने बैठक कर जिले को आवंटित खरीफ सीजन में राज्य योजना अंतर्गत बिरसा बीज उत्पादन विनियम वितरण तथा फसल विस्तार योजना में 50% अनुदान पर धान, मक्का एवं मूंग बीज का उठाव करने हेतु सभी FPO को निर्देश दिया। खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना पर खूंटी थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति को अवैध हथियार और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झुमरी तलैया यदुतांड स्थित गौशाला का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने श्री कोडरमा गौशाला समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि गौशाला समिति के सदस्यों ने कुछ समस्याएं रखी हैं, समाधान का प्रयास होगा। खूंटी उपायुक्त ने DLCC की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर बैंक प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुदूर क्षेत्र में लोगों को योजनाओं से जोड़ने एवं लाभान्वित करने के उद्देश्य से कैंप लगाने और ग्रामीणों को जागरूक करने पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो का दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद साझा करते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा से अस्पताल में पित्ताशय का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। मैं अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं और बहुत जल्द झारखंड वापस लौटूंगा। आप सबों से शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। सरायकेला उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों फरियादियों से क्रमवार मुलाकात की, उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने विभागीय पदाधिकारी को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 13 मई साल 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र शुरू हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया था। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम में परिवर्तित किया गया। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। 1952 से पहले चुनाव कराए जाने तक संसद एक सदनी ही रही। पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुई और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। 13 मई साल 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल अध्यापन के क्षेत्र में दिए।
वे साल 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर साल 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु के थिरुत्तानी में हुआ था। उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1952 को वे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। साल 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। एनटीपीसी के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्था मजुमदार ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि संस्था की ओर से सीएसआर के तहत माइंस वाले इलाकों में कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। यहां के प्रभावित लोगों के बच्चों को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हमारे साथ एनटीपीसी के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्था मजुमदार जी हैं। मजुमदार जी, किस तरीके से आपका ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जिन इलाके में आपने माइंस खोला, वहां पर जिन लोगों का जमीन गया, वैसे लोगों के वैसे जो बच्चे हैं, एक तरीके से उनके लिए अपने रोजगार के नए आयाम के तहत सिपेट में ये ट्रेनिंग का जो आपका आइडिया है वो किस तरीके से लगा कि ये फल फूल रहा है? देखिए, एनटीपीसी ने जहाँ पे भी हम लोग नया माइन खोलते हैं या जहाँ पे नया हमारा पावर स्टेशन आता है, एनटीपीसी के आरएंडा पॉलिसी के तहत हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक सेटअप कर लेते हैं। आरएंडा टीम में हम लोग सेटअप करते हैं, करके हम लोकल लेवल पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एफेक्टेड फैमिलीज़ है, वहाँ पे उनका फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब में हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो एनटीपीसी का। जहाँ पे सिपेट की आप बात कर रहे हैं, सिपेट हम लोग चाह रहे थे हमारा जो यूथ है, लोकल जो यूथ है प्रोजेक्ट अफेक्टेड, उन लोग का स्किल डेवलपमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरियाज़ में है। बोले हमें झारखंड हो या सुंदरगढ़ का जहाँ पे माइन है, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ का जो माइन है, सारे रिमोट एरियाज़ में है। तो इन लोगों को, इसका यूथ को, यहाँ ये सब एरिया के यूथ को स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, सो दैट इन लोग अपना सक्षम बने, आगे जाके काम करने के लिए अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा काम हम लोग, बहुत सारा ट्रेनिंग हम लोग देते हैं इन लोगों को। सिपेट जब हमने देखा, एक सिपेट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है और रांची में हमारा, क्योंकि कोल माइनिंग का मुख्यालय रांची है, रांची में सिपेट का इंस्टीट्यूट भी है। इन लोगों से हमने बात किया। सिपेट को सिलेक्ट करने का एक और है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दूसरा है आज के दिन में प्लास्टिक प्रोसेसिंग और जो इंजेक्शन मोल्डिंग जिसमें हमने कोर्स करा है, ये सबका मार्केट में बहुत डिमांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार फोकस है स्किल इंडिया बनाने का। स्किल में क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए थे, या हमारे जो स्किल मैन पावर हो, चाहे वो कोई भी हो, कारपेंटर हो, बढ़ी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तमाम चीज़ें में बहुत तरह की एक तरीके से कमी है, हमारे पास स्किल लेबर नहीं है। तो आपका जो ये प्रयास है वो प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करेगा? बिल्कुल, हम लोग इसमें आपसे सहमत हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एंड उन्होंने जो एक मिशन तौर पे लिया है स्किल डेवलपमेंट। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने वर्चुअल बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर किया विचार विमर्श। अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीज वितरण कार्यक्रम का किया ऑनलाइन शुभारंभ। किसानों को ससमय बीज और खाद उपलब्ध करने पर दिया बल। कहा, माइक्रो लेवल पर बीज वितरण की होगी मॉनिटरिंग।